हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएसएसबी 2026 के लिए जो हमारे जनरल पेपर के प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही है। उसमें आज हमारा 47वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 46 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपने वो सभी प्रैक्टिस सेट जाकर देख लिए होंगे। अगर आपने वो सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रैक्टिस सेट्स में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें उन पांचों सब्जेक्ट के जो आपके डीएसएसबी के जनरल पेपर में यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें पूछे जाते हैं। रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी, इन सभी के हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लिए हैं। जो मेन पेपर होता है उसमें आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चन ही लिए हैं, जिससे कि पांचों सब्जेक्ट आपके रिवाइज भी होते रहें और यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट सेक्शन पर, जो होता है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है, यानी प्लस की जगह पे हमें डिवीजन रखना है। डिवीजन का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का अर्थ है एडिशन। तो बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। डिवीजन का अर्थ इसने क्या बताया? डिवीजन का अर्थ इसने बताया मल्टीप्लिकेशन। प्लस का अर्थ इसने यहाँ पर बताया है प्लस का अर्थ इसने बताया है डिवीजन। ठीक है, माइनस का अर्थ बताया है एडिशन और इसने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो अब इसको देखिए करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडमास लगाएंगे। तो 56 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 7, पहले तो ये होगा। ठीक है, तो 7 से ये कट जाएगा, 7 चौक 28। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? प्लस 11 माइनस 75। अब यहाँ पर देखिए 56 की हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 224 प्लस 11 माइनस 75। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर जब ऐड करते हैं तो ये आएगा आपका 235 और माइनस 75 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 160। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। वंश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए बिंदु ए ये है, यहाँ से इसने ड्राइव करना शुरू किया और 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। उसके बाद ये कहता है कि फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी कि वह राइट लेता है और फिर 17 किलोमीटर चलता है। राइट लिया और फिर ये 17 चला, 17 किलोमीटर चला। उसके बाद अंतिम में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए नीचे जा रहा है तो बाएं इसका इधर होगा और दाएं इसका इधर होगा। ठीक है, यानी कि ये इसने लेफ्ट लिया और फिर ये 10 किलोमीटर यहाँ पर चला, लगभग 10 आपका है। और यहाँ आकर ये रुक गया, बी पॉइंट पर आकर ये रुक जाता है। बी पॉइंट पर आकर ये रुक जाता है। उसके बाद अनमोल स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पी। अनमोल पी पॉइंट से ड्राइव करता है, जो कि कहाँ पर है? विच इज 13 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए आपका यहाँ पर है, इससे 13 किलोमीटर ईस्ट में है। तो 7 तो आपकी ये हो गई, 6 और हमें आगे चलना है। अब देखिए ये हमने 10 मानी है तो 6 हम लगभग यहाँ तक मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए पॉइंट पी आपका यहाँ पर है। तो ये आपकी क्या यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 13 हो गई। अब इसे ये कहता है कि ये 8 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, यानी कि ये 8 ईस्ट में चलता है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 4 बची हुई है तो हमें इतना ही थोड़ा सा आगे और जाना है। 8 किलोमीटर ईस्ट गया। उसके बाद ये कहता है, उसके बाद इसने राइट टर्न लिया और 17 किलोमीटर चलिए। राइट इसका नीचे होगा 17 किलोमीटर। देखिए ये भी 17 है, ये भी 17 है, तो ये बिल्कुल दोनों एक सीध में आ जाएंगे। ये भी कितना आपका 17 किलोमीटर यहाँ पर चल चुका है। उसके बाद ही टेक्स फाइनल लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट इसका इधर होगा। तो लेफ्ट टर्न इसने लिया और कितना? 1 किलोमीटर चला। अब ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड बी। क्यू और बी के अच्छा ये पॉइंट क्यू पर आकर यहाँ रुक गया। अब ये कह रहा है क्यू और बी, बी आपका ये था, क्यू आपका ये है, इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये है आपकी बी और ये है आपकी 1। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था कि पॉइंट पी हमारा यहाँ तक आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि 7 ये था और 6 हमने यहाँ से हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि इसने कहा था कि पॉइंट पी जो है वो ए से 13 किलोमीटर दूर है, यानी कि 4 किलोमीटर आपका यहाँ बचा था। तो 4 आपका यहाँ बचा है और 4 ही आपका यहाँ बचा है, यानी कि 8 किलोमीटर ये हुआ और 1 किलोमीटर आपका ये हुआ। लेकिन 4 किलोमीटर हम यहाँ से देखेंगे तो 4 किलोमीटर हटा देंगे और बाकी का बच्चा 4 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, यानी कि 5 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। इसने कहा कि संख्या 3625817 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या के बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा? इन द नंबर दिस ईच डिजिट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज करना है। तो लेफ्ट में सबसे छोटा आएगा और राइट में आपका सबसे बड़ा आएगा। सबसे छोटा है आपका 1, उसके बाद इसमें 2 भी है, उसके बाद इसमें 3 भी है,
4 नहीं है तो 5 आ जाएगा, फिर आएगा 6, 7 भी है और 8 भी है, ठीक है। अब इसने कहा है कि लेफ्ट से सेकंड और राइट से सेकंड, लेफ्ट से सेकंड आपका 2 और राइट से सेकंड आपका 7, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर हमारा 9 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे तो ये देखिए, ये क्या है आपका यहाँ पर आपका जो है कूट भाषा यानी कि कोडेड वर्ड में यहाँ पर कुछ मतलब कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उनको कोड में बताया गया है। अब इसने कहा है, इसने लास्ट में क्या कहा है कि कूट एम एच के लिए क्या क्या वर्ड है, किस वर्ड का जो कोड है वो आपका एम एच है, आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एम एच आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, हम कोड में देख लेते हैं। अगर हम पहले वाले में देखें, एम एच आपका यहाँ पर है, पहले वाले में है, और देखिए सेकंड में आपका एम एच नहीं है तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। अगर आप थर्ड वाले पर नजर डालेंगे तो देखिए एम एच, एन के और एफ एच, तो एम एच आपका थर्ड वाले में भी है। तो फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं एम एच के अलावा क्या कोई और वर्ड भी हमारा कॉमन है, मतलब पहले कोड में देख लेते हैं क्या कोई और कोड भी हमारा यहाँ पर कॉमन है। तो क्या है आपका वी टी और एम डब्ल्यू, वी टी और एम डब्ल्यू देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि सिर्फ एम एच कोड में आपका कॉमन है। इसका मतलब है कि वर्ड लेफ्ट साइड में जो आपके वर्ड है इनमें भी सिर्फ एक ही वर्ड आपका कॉमन होगा। यहाँ पर क्या है चेक द एयर, और यहाँ पर क्या है द स्टेल वॉज, ठीक है। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है आपका, तो यहाँ पर कॉमन जो है वो आपका द है, टी एच ई, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसी तरह एम एच आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो एम एच के लिए जो आपका वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा द। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित है, यानी कि ऑड वन आउट वाला ये क्वेश्चन है। 3 कोई एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे लेकिन चौथा जो है वो अलग होगा, तो वही हम यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एम आपका 13 होता है, जे आपका 10 होता है, एल जो है आपका 12 होता है और ओ आपका 15 होता है। तो यहाँ पर देखिए +3 और यहाँ पर भी आपका क्या है +3 हो रहा है। टी आपका 20 है, क्यू आपका 17, सॉरी यहाँ पर -3 हो रहा है पहले वाले में और दूसरे वाले में +3 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी -3 और एस आपका 19 है, यू आपका 21 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर आपका 19 20 21, यहाँ पर आपका +2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका +2 हो रहा है। एस है और आपका यू है, एस है और आपका यू है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में Q आपका 17 है, N आपका कितना है 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है आपका -3 हुआ है। नेक्स्ट में देखते हैं P आपका 16 है, R आपका 18 है, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है। अब देखिए दो में हमें क्या मिला है, दो में हमें -3 और +2 मिला है, -3 और +2 मिला है। तो दो में अगर हमें सेम मिल रहा है इसका मतलब तीसरे में भी पैटर्न यही होगा। उसके अलावा जो हमें तीसरे वाले में मिला है, इसमें जो मिला है हमें ये -3 और +3, ये वाला ही आपका डिफरेंट हो जाएगा। और क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी -3 और +2 का ही डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इन सब में अलग हो जाएगा, जो कि आपका इस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक कथन है और कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है। तो आपका कथन यहाँ पर क्या है, यानी स्टेटमेंट क्या है, आवासीय क्षेत्र एक्स के पास की नदी अत्यधिक प्रदूषित है जिससे पर्यावरण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। द रिवर नियर द रेसिडेंशियल एरिया एक्स इज हाईली पोल्यूटेड पोजिंग अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, यानी इसी को हमें सच मानना है और इसी के अकॉर्डिंग देखना है कि कोर्स ऑफ एक्शन जो है इनमें से कौन सा फॉलो करता है। पहला है, क्षेत्र एक्स में स्थानीय सरकार को प्रमुख प्रदूषकों के स्रोत की पहचान करनी चाहिए तथा प्रदूषकों को नदी में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि ये देखिए एकदम सही और सटीक बात लग रही है पहले वाले के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर दूसरे वाले की बात करें तो क्षेत्र एक्स के निवासियों को नदी से प्रदूषकों को हटाने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक सफाई अभियान का आयोजन करना चाहिए। तो ये भी बात हमारी यहाँ पर ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर हम ये कार्यवाही करेंगे तो जो हमारी नदी है वो प्रदूषित होने से बच सकती है। ये बात इसने यहाँ पर सीधी सीधी बोली है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका पहला वाला भी ठीक हो जाएगा और दूसरा वाला जो है वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे, दोनों ही फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, इसमें बताना है हमें कि जो मतलब इनमें से हम क्या यहाँ पर ऐड करें, क्या यहाँ पर लिखें हैशटैग और परसेंट की जगह पर, जिससे कि जो पैटर्न इधर बने वही पैटर्न आपका इस साइड में भी बन जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए इसमें पैटर्न ढूंढने के लिए हमें ऑप्शन पर नजर डालनी है। अब ऑप्शन में देखिए क्या है कि जो हैशटैग वाला पहले हम देखते हैं, ठीक है। हैशटैग वाला अगर हम पहले देखें तो देखिए इसका जो लास्ट, सबका जो लास्ट का लेटर है वो आपका आर है,
ठीक है, यानी कि आर से हमें जे पर जाना है, क्योंकि इसका लास्ट जे है तो आर से हमें जे पर जाना है। आर से अगर हम जे पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कितने का गैप है, आर आपका कितना होता है 18 होता है और जे आपका यहाँ पर 10 होता है, जे आपका 10 होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें देखिए -8 देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो दूसरा वाले के सब में y दिया हुआ है और यहाँ पर आपका q है, तो y आपका कितना होता है, y से हमें q पर जाना है। कहने का मतलब ये है y आपका होता है 25 और q होता है आपका 17। अगर हम यहाँ पर देखें तो गैप आपका कितना है, तो यहाँ पर भी आपका -8 ही हो रहा है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न जो है कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है कि अगर हम पहले वाले में से -8 करेंगे या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इनमें अगर हम +8 कर दें तो इधर जो आएगी वो हमारा जो सही नंबर होगा, यानी कि सही वर्ड्स होंगे। तो v में अगर हम +8 कर दें तो v होता है हमारा 22, इसमें अगर हम +8 कर दें तो आएगा हमारा 30, लेकिन हमारे जो अल्फ़ाबेट है वो 26 होते हैं, तो +4 होता है आपका d, तो पहले नंबर पर आपका d आ जाएगा, d के बाद y और उसके बाद फिर r आ जाएगा। ठीक है, डी वाई आर जो होगा वो आपका यहाँ पर सही होगा। अब देखिए डी वाई आर जो है वो आपका 3 में दिया है, यानी कि इसमें और इसमें इन तीनों में दिया है, तो अभी हम यहाँ से पता नहीं कर सकते, इसलिए अब NIB से हमें देखना है। NIB से जब हम देखेंगे तो हमें क्या है, इधर जब आएंगे तो -8 करना है। n होता है हमारा यहाँ पर 14, यहाँ पर अगर -8 करेंगे तो आपका 6 आएगा और 6 नंबर पर आपका f होता है। तो देखिए यहाँ पर t है तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। पहले नंबर पर आया f। और दूसरी बात ये है कि देखिए अब i के साथ हमारा सब में a आ रहा है तो i को हम निकालेंगे ही नहीं, तो अब हम बस हमें लास्ट वाला निकाल लेना है और आंसर जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए b है, b से हम यहाँ पर -8 करेंगे, बी से हम क्या करेंगे, बी आपका 2 है, जब यहाँ पर -8 करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर डेफिनेटली टी ही आएगा, क्योंकि 26 होते हैं और 2 यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो आपका टी पर पहुँचेगा। तो एफ ए टी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाई आर और एफ ए टी, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करना है। देखिए समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आपके माइंड में एक बार ये फिट हो जाएगा तो आप इसको 10 से 15 सेकंड में ईजिली कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 1-2 वर्ड ही देखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए सब में आर था, आर को नहीं देखना है, सब में वाई था, वाई को देखना ही नहीं है। बस आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले को देखना है, ठीक है? और देखिए यहाँ पर ए सब में कॉमन है तो ए को नहीं देखना है और यहाँ पर आपको बस ये 2 देखने थे तो आंसर आपका यहाँ पर आ जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। यहाँ पर क्या है, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है? हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं। अब ये कह रहा है कि एल डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एल जो है वो डी के लेफ्ट में थर्ड है। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए। सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। चलिए बनाते हुए चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। सबसे पहले इसने क्या कहा है, सबसे पहले वो वाला हम देखते हैं जो सबसे ज़्यादा बार हमारा आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है, यहाँ भी बी दिख रहा है, तो बी 3 बार दिख रहा है तो हम यहाँ पर बी वाले ही सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बी के लिए सबसे पहले इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बी ए, या फिर एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन सकती है ए और बी, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि बी इधर बैठा है या बी इधर बैठा है, तो हम ये 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। उसके बाद इन्हें क्या है, सी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी। सी जो है बी के राइट में सेकंड नंबर पर है, ठीक है? तो अगर यहाँ से देखें तो 1 और यहाँ 2 आ जाएगा, और अगर यहाँ से देखें तो सी आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं बी वाला तीसरा सेंटेंस क्या है, नो वन इज सिटिंग लेफ्ट टू दी लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है। अब देखिए यहाँ से हमारा एक ऑप्शन जो है वो जो हम पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं वो एक खत्म हो जाएगी। इसने कहा कि बी के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, बी के लेफ्ट में कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बी के लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं, तो ये वाला हम हटा देंगे। ये हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो बी के लेफ्ट में कोई नहीं है, इसका मतलब हम इसी को लेकर हम चलेंगे। तो हमारा क्या आया, बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। अब यहाँ पर देखना है आगे हमारा क्या है। अब चलिए देखते हैं। इसने कहा है कि एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एल जो है वो डी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर बैठा हुआ है, ठीक है? एल जो है डी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर बैठा हुआ है। ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। सी इज सिटिंग द ओनली 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एल एंड सी। एल और सी के बीच में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। अब देखिए एल हम इधर नहीं लिख सकते, क्योंकि इसने कह दिया कि बी के लेफ्ट में कोई भी नहीं बैठा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल को राइट साइड में ही बैठाएंगे। अब इसने क्या बोला है, एल और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। तो सी के बाद एक ए आ गया, 2, 3, 4। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा। अब इसने बोला है कि एल और डी के बीच में भी कितने लोग बैठे थे, सॉरी, एल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एल जो है वो डी के लेफ्ट में थर्ड पर बैठा है, यानी कि इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा इसने पूछा कि कितने लोग बैठे हैं, तो अब यहाँ पर कहीं भी, अब जो भी आपके यहाँ पर ये बीच में एक्शन होंगे वो इस बीच में ही कहीं होंगे, इधर या इधर नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहीं से इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, कितने लोग, इसने पूछे कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लोग यहाँ पर सारे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो कि बीच में जो इसने बोला है, बीच में इसने क्या बोला था कि एल इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये आपका हो गया। उसके बाद ओनली 2 पीपल, ये देखिए एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एम जो है वो डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, यानी कि एम इधर ही आएगा। इधर आता तो एक लोग और बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पर वो लेफ्ट में बोला है, इसलिए यहाँ पर एम आ जाएगा। अब उसने कहा कि इफ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल, अगर और कोई नहीं बैठा है तो टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल आपके 11 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक समूह एक गलत है, तो आपको बताना है कौन गलत है। तो ए से एच पर जाएंगे, यानी कि 1 से 7, 7 से आया 15, 15 से आया आपका 22, फिर 3 और फिर 10। तो देखना यहाँ पर गैप कितना है, तो यहाँ पर +6 हो रहा है, यहाँ पर सॉरी एच आपका 8 होता है, एच आपका 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है। अब देखिए 15 और 7, यहाँ पर भी +7 हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है आपका +7 हो रहा है, 5 7 12। उसके बाद अगर यहाँ पर करें तो 22 और 7 होता है आपका 29, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि 26 से आगे 3 और ये भी आपका सही है। तो इससे भी हमें यहाँ पर आंसर हमारा नहीं निकला है। तो अब हम लास्ट वाले से देख लेते हैं, फर्स्ट वाले से नहीं निकला तो लास्ट वाले से देख लेते हैं। जी आपका 7 है, एन आपका 14 है, उसके बाद 21 है, बी आपका कितने नंबर पर आता है, बी आपका 26 होते हैं, 27 28वें नंबर पर आता है। इसका मतलब वी जेड भी जो होगा वही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ पर 27 नंबर वाला आना चाहिए, तो 27 पर क्या आता है आपका ए आता है, 28 पर बी आता है, तो आपका वी जेड भी जो है वही यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में बताइए 3 डिजिट के जो आपके यहाँ पर ये समूह है इनके बारे में बताना है। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार अगले स्वर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में कोई भी स्वर नहीं होगा। देखिए सब में +1 करना है, तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर आपके इन वर्ड्स में कहीं पर भी जेड दिखाई दे, डी दिखाई दे, उसके अलावा आपको एच दिखाई दे, या फिर आपको एन दिखाई दे, या फिर टी दिखाई दे, तो जब आप इन सब में +1 करते हैं तो आपके क्या है, पाँचों के पाँचों वोवल जो है वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ई आई ओ यू, ठीक है। तो जब भी आपको जो भी इन पांचों में से कोई दिखाई देगा तो समझ लेना वहाँ पर आपका वोवल होगा। तो जेड क्या इसमें है, जेड इसका यहाँ पर कहीं भी नहीं है, डी कहीं पर है, डी भी नहीं है, एच कहीं पर है, एच भी आपका यहाँ पर कहीं नहीं है, क्या एन है, एन देखिए आपका इसमें है और इसके इसमें है, यानी कि इन दोनों में आपका वोवल आएगा, दो में वोवल आ जाएगा। टी आपका कहीं नहीं है, तो यहाँ पर दो में वोवल होगा, दो में वोवल नहीं होगा। इसने क्या कहा है, इसमें कितने ऐसे होंगे जिनमें कोई वोवल नहीं होगा, तो ऐसे 2 होंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट पर, जो है आपका जनरल अवेयरनेस का। इसके भी हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी 2026 के जो पेपर हैं वो यहाँ पर फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। डीएसएसबी 2026 के जो पेपर चल रहे हैं वो फरवरी में स्टार्ट हो गए थे। तो अब उनके जैसे जैसे पेपर आते रहेंगे हम उन्हीं पेपर को यहाँ पर आपके लिए एज ए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, ठीक है। बहुत ही जल्द ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके बाकी बाकी पेपर्स जैसे आंसर की आना स्टार्ट होगी तो आपके वो पेपर जो है वो भी हमारे पास आने स्टार्ट हो जाएंगे, और बस फिर क्या है, हम उन्हीं पेपर्स में से आपके लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर यहाँ बहुत ही जल्द पेश कर देंगे, ठीक है। जब तक आप इन्हीं 2025 वाले पेपर्स को देखिए, इन्हीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और जब 2026 के पेपर आएंगे तो उनसे आप और ज़्यादा यहाँ पर अपने जो सफलता है उसके करीब पहुँच सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, 2026 में पीएम मोदी द्वारा कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 32वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया था। वेयर वॉज द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन 2024। देखिए 24 वाले जो हैं, इसका मतलब है कि ये सारे क्वेश्चन आप 2025 के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो किया गया था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, ठीक है। प्रोटेक्ट की बात हो रही है ऑफ इंडियन सिटीजन, आर्टिकल 16, 40, 35 या फिर 32। तो देखिए ये हमने आपको कई बार बता दिया है कि एक आर्टिकल ऐसा है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। वो आपका कौन सा आर्टिकल था, वो था आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा गया था क्योंकि ये इंडियन सिटीजन्स के
जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट है, उनके उनके उल्लंघन की स्थिति में उनको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि आर्टिकल 16 आपका क्या कहता है, तो ये भी हमने आपको बताया था। आर्टिकल 16 जो है वो समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 40 की बात करें तो आर्टिकल 40 आपको यहाँ पर ग्राम पंचायतों की जो ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है, किसका, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और आर्टिकल 35 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, वो आपका मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के संबंध में जो कानून बनने हैं उनकी शक्ति जो है प्रदान करता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात थी, तो वो आपका आर्टिकल 32 है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के प्रशासन एवं और शासन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। देखिए, मौर्य साम्राज्य की बात यहाँ पर की है, कई बार हमने आपको बताया है। विच फेमस एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ऋग्वेदा, अर्थशास्त्र, रामायण या फिर महाभारत। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, वो लिखी थी आपकी जो चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति थे। ठीक है, प्रधान मतलब मंत्रियों में जो प्रधान थे, प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था क्या, कौटिल्य, कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, अर्थशास्त्र को लिखा था। और ये जो अर्थशास्त्र बुक है ये मौर्य काल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और जो उनकी सैन्य रणनीति होती थी उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, उनके बारे में जो जानकारी देती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको कई वीडियोस में बताया है, कई प्रैक्टिस सेट में बता दिया है, इसलिए आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की और किस वंश के शासक को हरा कर की। और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि मौर्य साम्राज्य का पतन जो है वो कब हुआ और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर कमेंट में जरूर बताने हैं। ये इसलिए बताने हैं क्योंकि आप कई प्रैक्टिस सेट्स में इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यह रहा, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का नेतृत्व डैश कौन करता है। इन द सेंट्रल गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय डैश टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन। राज्यसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा स्पीकर। तो प्रधानमंत्री को सलाह देने और उनके कार्य को निष्पादन करने के लिए कौन सलाह दे सकता है, तो वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी बात जो है वो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री को जरूरत पड़ती है सलाह की तो राष्ट्रपति को तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 की यहाँ पर बात हो रही है। इन दी पेरिस ओलंपिक्स 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। योगेश कथुनिया, तो इनको मिला था आपका सिल्वर। रुबीना फ्रांसिस को आपका मिला था यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, शरद कुमार को भी आपका सिल्वर मिला था और सुमित अंतिल जो थे उनको गोल्ड मेडल मिला था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन से खेल से ये आपके संबंधित है। तो आपके सुमित अंतिल जो है वो आपके जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से रिलेटेड है और इनको गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद योगेश कुथुनिया की अगर बात करें तो ये आपके डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं और इनको रजत पदक मिला था। और अगर बात करें शरद कुमार यहाँ पर हैं, तो ये आपके किसके खिलाड़ी हैं, शरद कुमार जो है वो आपके हाई जंप, और जो आपकी रुबीना फ्रांसिस हैं ये आपकी शूटिंग के खिलाड़ी हैं। किसकी, शूटिंग की। तो कई बार आपसे खिलाड़ियों के ये भी पूछ रहे थे कि कोई ये खिलाड़ी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सुमित अंतिल। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लवण जल विलयन को निरूपित करता है। ब्राइन सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, एथेनॉल में KCl, जल में KCl, जल मतलब KCl इन वाटर, NaCl इन वाटर या NaCl इन इथेनॉल। तो ये जो होता है आपका, जब NaCl को वाटर में मिलाया जाता है तो वो आपका ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। जब वाटर को KCl में मिलाया, जब KCl को वाटर में मिलाया जाता है तो उसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ब्राइन किसे कहते हैं, जिसे लवण जल, तो जब NaCl को आपका वाटर में मिलाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल? लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम या फिर क्लोरोप्लास्ट? तो आप सभी जानते हैं कि राइबोसोम जो होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को आपका प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे कहा गया है? तो वो आपका राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या करता है? बिकॉज दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आरएनए। आरएनए से इंस्ट्रक्शन लेकर ये अमीनो एसिड क्या करता है? अमीनो एसिड सिंथेसाइज करता है, सॉरी, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है अमीनो एसिड से। लाइसोसोम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आप सभी जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है उसमें होता है। और परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम की अगर बात करें तो ये जो है आपका ये इन्वॉल्व होता है डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में। क्या? डिटॉक्सिफिकेशन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, देखिए लिखने में बस ऐसा ही आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर एकदम क्लियर इसीलिए बोलता हूँ कि आप अगर लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। दिल्ली सल्तनत का चौथा सुल्तान कौन था जिसे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी मां ने ताज पहनाया था? हु वॉज द फोर्थ सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वॉज क्राउन्ड बाय हिज मदर आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बनाया था उसकी माँ के सपोर्ट से। उनकी माँ का जो नाम था वो थी आपकी शाह तुर्कन। ठीक है, इनके सपोर्ट से रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया, जो कि एक मतलब फेल शासक यहाँ पर बना। वो अपनी सल्तनत को ठीक से नहीं चला पाया। कहने का मतलब यह है कि एक फेल शासक के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बहराम शाह और मसूद शाह जो थे ये बाद के शासक हैं दोनों ही। और गयासुद्दीन बलबन जो है वो आपका क्या है? गुलाम वंश का एक महान राजा था, महान शासक था, जिसने गुलाम वंश को मजबूती दी। लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका रुकनुद्दीन फिरोज होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का मानदंड नहीं है? ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन नहीं वाला है तो आप नोट को यहाँ पर अंडरलाइन जरूर कर लिया करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं को देखते ही नहीं है और बस आंसर कर देते हैं और वो बाद में आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए क्या नहीं है? बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के भाषा निरंतरता, प्रारंभिक ग्रंथों की अत्यधिक प्राचीनता, वर्तमान में बोलने वालों की बड़ी संख्या, समृद्ध और प्राचीन साहित्यिक परंपरा। तो देखिए मानदंड नहीं है यहाँ पर पूछा है। तो कोई भाषा अगर बहुत पुरानी है, प्राचीन इतिहास है उसका, लगभग ये माना जाता है कि 1500 से 2000 साल पुराना अगर किसी भाषा का इतिहास है तो उसको क्लासिकल लैंग्वेज में रखा जा सकता है। तो उसमें जो वर्तमान बोलने वालों की जो संख्या है, करंट जो स्पीकर्स हैं, वो मैटर नहीं करता है। वो अगर थोड़े से भी बोलने वाले हैं तब भी उस लैंग्वेज को यहाँ पर क्या है? भारत में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है। अच्छा, अब एक आप क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिस सेट में इसको डिटेल में बताया था क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। अभी टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में? ठीक है, और सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज थी वो आपकी कौन सी थी? ये क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं दोनों के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका और जीएस का लास्ट। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? चोरा चोरी कांड, साइमन कमीशन, दांडी मार्च या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका सिविल डिसोबीडियंस है यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? जब गांधी जी ने साबरमती से लेकर और दांडी तक मार्च किया और वहां पर नमक कानून जो था उसका उल्लंघन किया था, उसको तोड़ा था और वहां पर नमक बनाया था। तो उसके बाद से क्या हुआ? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ, तो ये आपका 12 मार्च 1930 से शुरू हो, साबरमती से शुरू हुआ। ठीक है, साबरमती से शुरू होकर ये आपका 6 अप्रैल 1930 तक 30 को गांधी जो है दांडी पहुंचे, दांडी नामक जगह पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या है? नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगर बात करें चोरा चोरी कांड, तो एक और आंदोलन था जिसको गांधी जी ने इस कांड के बाद क्या है? रद्द कर दिया था। कौन सा था वो? तो वो था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को
गांधी जी ने वापस ले लिया था। चौरा चौरी कांड जब हुआ था, इस कांड में क्या हुआ था कि जो गोरखपुर के पास चौरा चौरी जगह है वहाँ एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और लगभग 22 के करीब पुलिस वाले जो है वो मर गए थे। अब क्योंकि गांधी जी अहिंसा चाहते थे, यानी हिंसा को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना जो आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन उसको वापस ले लिया था। ठीक है। साइमन कमीशन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो आप 1928 में आया, याद रखेंगे। अगर डेट पूछता है तो डेट आपकी है 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे कई क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक बार उनका आंसर हम यहाँ पर आपको दे देते हैं। यहाँ पर भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो भारत में टोटल आपके यहाँ पर 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जिनमें से 2024 में आपकी 6 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। और ये 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2024 में इनमें से कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड नहीं किया गया था। 3 वो दे देगा जो आपकी ऐड हुई हैं और एक वो दे देगा जो नहीं है। तो ये आपकी कौन कौन सी हैं, एक है आपकी मराठी, ठीक है, दूसरी है आपकी पाली, तीसरी है आपकी प्राकृत, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, असमिया और बंगाली। ठीक है, ये आपकी 5 लैंग्वेज को, सॉरी 6 नहीं 5 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। इससे पहले सिर्फ 6 लैंग्वेजेस को आपका क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो है प्राप्त था। और एक क्वेश्चन हमने आपसे और पूछा था कि सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज आपकी कौन सी थी, तो वो थी आपकी तमिल। तमिल लैंग्वेज को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। उसके अलावा अब देखिए 5 तो आपकी ये होगी, छठी आपकी तमिल होगी। इसके बाद 5 लैंग्वेजेस और हैं जो आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में आती हैं। वो कौन कौन सी हैं, आपकी संस्कृत है, ठीक है, उसके अलावा कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। ठीक है, ये 11 की 11 लैंग्वेजेस आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में आती हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। पर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसने कहा कि अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज गुड्स एट 5% लॉस। एक दुकानदार जो है वो अपने माल को 5% की हानि में बेचने का दावा करता है, बट अर्न्स 65% प्रॉफिट बाय यूजिंग फॉल्टी स्केल। लेकिन वो गलत वजन तोलता है और 65% का लाभ कमाता है। 1 किलो के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया वास्तविक वजन क्या था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कहता है कि मैं 5% की हानि पर बेच रहा हूँ लेकिन उसको 65% का लाभ होता है। इसका मतलब यह है कि वो 1 किलो की जगह 1 किलो से कुछ कम चीज़ दे रहा है, तभी उसको फायदा होगा। तो इसने पूछा है कि वो कितना वजन जो है ग्राहक को तोल कर दे रहा है, तो ये हमें बताना है। तो मान लीजिए 1000 ग्राम, 1 किलो में कितना होता है आपका 1000 ग्राम। हमने माना कि 1000 ग्राम चीज़ को वो 1000 रुपये में दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मैं 5% की हानि पर उसको बेच रहा हूँ। 5% की हानि का मतलब 95/100, ठीक है, यानी कि 0.95 भी हमें लिख सकते हैं। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैं 950 रुपये में अपनी 1000 चीज़ की जो वस्तु है उसको यहाँ पर बेच रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि उसको 65% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 65% का लाभ हो रहा है। यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है, ये आपकी कितने की वैल्यू है, 1.65 की वैल्यू है, ठीक है। या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि 950 डिवाइडेड बाई ये कितने की वैल्यू है, क्योंकि 65% का लाभ हो रहा है तो आपकी 165 की वैल्यू है। और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, हमें वैल्यू पूरे 100 की चाहिए, यानी कि हमें स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर इजीली आ जाएगा। आंसर आपका क्या होगा, इसको जब आप काटेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, 16 से कम 96, तो 16 पंजे 500। जब आप इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये 575.757 ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसने कहा है कि इसको एक स्थान तक पूर्णांकित करना है, यानी कि राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये 0.8 आ जाएगा। 575.8 ग्राम जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं आपके बेईमान दुकानदार वाले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ दिस। इतने कैपिटल के साथ ए अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद बी जॉइंड हिम, बी को ज्वाइन करता है विद सर्टेन कैपिटल, कुछ पूंजी के साथ, कुछ रुपयों के साथ। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डे ए स्टार्टेड द बिजनेस, यानी कि जब से ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था तब से लेकर और 1 साल बाद तक जो प्रॉफिट है वो 6:2 में डिवाइड होता है। तो देखिए 6:2 आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 3:1 आ जाएगा। तो जब भी आपका इस तरह का रेशो आता है तो आप पहले ही उसको क्या है डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 2 3 से, तो 3:1। अब इसने कहा है कि बताइए कि बी का इन्वेस्टमेंट कितना था, बी ने कितने रुपए जो है इन्वेस्ट किए थे, जो आप बताइए, जानते हैं कि 7 महीने बाद वो आया था। अब देखिए
ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट। ए का इन्वेस्ट हमें पता है 759,000, बी का इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता है। दूसरी बात हमें क्या पता है कि ए ने जो पैसा लगाया हुआ है पूरा 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है, जबकि बी ने जो पैसा लगाया था वो सिर्फ 7 महीने बाद आया, तो इसने 5 महीने के लिए लगाया। कितने के लिए? 5 महीने के लिए इसने पैसा यहाँ पर लगाया था। अब देखिए रेशो है तो इसको हम यहाँ पर काट सकते हैं। अगर जब हम इसको काटेंगे तो ये आपको कितनी बार कटेगा? देखिए 5 एकम 5, ये 25 बचा तो 5 पूरे 25, उसके बाद आपका कितना बचता है? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और डबल जीरो, ये आपका बचता है (x). अब इसने कहा है कि जो प्रॉफिट जो आपका क्या है लाभ है वो 3:1 के रेशो में बढ़ जाता है। यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? आपकी यहाँ पर 3 दी हुई है, 3 वैल्यू दे रखी है, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू निकालेंगे तभी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है? ये 3 की वैल्यू में दी है, 3 इक्वल टू ये है। तो अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से ये 4 बार आपका डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए सिंपली क्या करना है, आपको 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 8 चौक 32, यानी कि यूनिट डिजिट आपका क्या यहाँ पर आएगा? यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा, उसके बाद 2 जीरो क्योंकि यहाँ पर है। तो देखिए ये और ये तो आपके आंसर हो नहीं सकते। उसके बाद एक और आगे चलते हैं, तो 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 3 7, 7200 जहाँ पर भी है वो आपका आंसर होगा। पूरा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, अ पर्सन बाइज अ कार फॉर 1,31,000 and spend rupees 36,000 on its repair. If he wants to earn a profit of 70% on this car, what should be its selling price? एक व्यक्ति ने 1,31,000 रुपये की एक कार खरीदी, ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 36,000 रुपये खर्च कर दिए। तो यानी कि वो उसको कार कितने की पड़ेगी? 1,31,000 की तो खरीदी थी, 1,00,000 उसने 36,000 उसमें लगा दिए, तो टोटल जो उसको उसका खर्चा हुआ वो कितना हुआ? वो यहाँ पर हुआ 0,00,076 इतना, 1,67,000 उसका सीपी हो गया। अब ये किसकी वैल्यू आ गई? आपकी सीपी की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर उसे 17% का प्रॉफिट कमाना है तो बताइए कि वो उसका जो एसपी है वो कितना होगा। तो ये देखिए कितने की वैल्यू, ये आपकी 100 की वैल्यू, हमें 117 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 17% प्रॉफिट हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, आप अब यहाँ पर देखिए आप इसको यूनिट डिजिट से कर सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखिए एक जीरो है, तो आंसर क्या है आपका? 1 जीरो वाला होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 और 5 का कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, और जीरो जो बनता है हमारा वो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है। देखिए यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 जीरो है, नहीं होगा आंसर, 2 जीरो है, नहीं होगा आंसर, 2 जीरो है, नहीं होगा आंसर, 1 जीरो इसमें है। और वैसे भी अगर आप 7 7 जा क्या करेंगे तो 7 होता है, यानी कि 9 यूनिट डिजिट होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, बस इसी तरह से जो एलिमिनेट होता है उसको एलिमिनेट कर देंगे और आंसर अपना दे देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिव्या ट्रेवल्स 24 किलोमीटर एट एन एवरेज ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। दिव्या जो है 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑन द स्कूटर, एंड देन 32 किलोमीटर एट एन एवरेज ऑफ 10, और 32 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए उसकी जर्नी की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी। तो हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है और स्पीड है। हम यहाँ से टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल टाइम हमारा क्या होगा? 24 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। कितने का? ये हमारा घंटे होगा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी डिस्टेंस भी आपके किलोमीटर में है। तो इसको हम यहाँ पर 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। इसको हम यहाँ पर 2 से काट लेते हैं, 16 और 5। अब जब इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 16 और 8 आ जाता है आपका 24, और ये डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए इतने घंटे, या फिर आप इसको 4.8 आवर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं जिसमें हमें आसानी होगी। तो टोटल टाइम आपका ये आ गया। टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो 24 किलोमीटर और आपकी 32 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो आपकी कितनी होगी? 56 हो जाएगी, ठीक है। 32 और 24 को जोड़ेंगे तो आपकी 56 हो जाएगी क्या टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम आपका आएगा 24/5। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपकी 56 डिवाइडेड बाई दिस, ये क्या है आपका टाइम है 24, 5 आपका ऊपर आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर क्या है काट सकते हैं। तो जब आप इसको काटेंगे तो देखिए आपका ये किससे कटेगा? ये आपका कट जाएगा 4 से, 4 सिंह 24 और 14 चौका 56, ठीक है। 14 पंजे 70, यानी कि 70/6 जो होगा वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अब पॉइंट में कितना जाएगा ये आपका? ये आ जाएगा 11 सिक्की 4 12 6 72। अच्छा, तो 11 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देखिए 6 एकम 6, 10 बचा, फिर से आपका 6 एकम 6, और फिर ये आपका कितना बचता है? फिर ये बता है आपका 40, तो 6 छंग 36, 11.67 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, इन 2022 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स हु पास्ड कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम द स्टेट डी एंड ई। डी एंड ई स्टेट आपके सबसे नीचे वाले हैं। अब ये देखिए उपस्थित और उत्तीर्ण, यानी कि आपके प्रेजेंट और
क्या है, पास होने वाले, प्रेजेंट और पास होने वाले, प्रेजेंट और पास होने वाले। हमें ईयर 2022 का बताना है, तो बस हमारा फोकस कहाँ होगा, हमारा फोकस एक तो यहाँ नीचे होगा इन दोनों पर, ठीक है, और दूसरा इस पर, बस। और हमें कुछ भी नहीं देखना है। तो देखिए क्या करना है, इसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड, कितने परसेंट थे जो आपके क्या हुए, पास हुए। तो पास होने वाले आपके ये हैं, अपियर होने वाले आपके ये हैं। नीचे के दो देखना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, 9800 और 8858, इन दोनों को जब हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका, ये आ जाता है आपका 18658। ये कितने, ये क्या आ गए हमारे, ये आ गए जो पास हुए हैं, जो उत्तीर्ण हुए हैं। अब हमें टोटल देखने हैं, टोटल जो उपस्थित थे, जो प्रेजेंट थे, तो 98500 और 97900, इससे हम नीचे रखेंगे क्योंकि ये टोटल है, और उत्तीर्ण हुए इतने परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 196,400। परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और जब इसको आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग आपका 9.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, उत्सवी ड्राइव टू हर ऑफिस 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम हाउस, यानी उत्सवी का जो घर है और उसके हाउस है, ऑफिस है, ऑफिस और हाउस की जो डिस्टेंस है वो 28 किलोमीटर है। शी कवर्स दिस डिस्टेंस 1 आवर इन 1 आवर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वो क्या है, मान लीजिए हाउस से वो ऑफिस जा रही है, 1 घंटे में पहुंच जाती है, लेकिन वाइल इन द इवनिंग ऑन हर वे बैक, जब वो घर वापस आती है तो उसे 75 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यानी कि जाने में 1 घंटा लगा और आने में उसको 75 मिनट ज़्यादा। तो 75 का मतलब क्या होता है, 60 मिनट और 15 मिनट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। तो टोटल उसे कितना टाइम लगा, 2 घंटा और 15 मिनट। ठीक है, 2 घंटा और 15 मिनट, यानी कि इसको हम 2.25 आवर लिख सकते हैं, 2.25 आवर लिख सकते हैं। या फिर आप इसको समझ में नहीं आया तो 15 मिनट को आप उसमें चेंज कर सकते हैं घंटे में, तो 15 यानी कि 1/4, और 1/4 को आप क्या लिख देते हैं, 0.25, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 2.25 आवर लिखा था। उसके बाद इसने क्या कहा है कि बताइए, फाइंड हर एवरेज स्पीड इन द टू वे जर्नी में उसकी स्पीड बतानी है। तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 28 आने की और 28 जाने की, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल हो जाएगी आपकी 56 किलोमीटर। 28 आने की 28 जाने की तो 56 हो जाएगी। टोटल टाइम कितना है, 1 घंटा जाने का और 2.25 घंटे आपके आने के। तो टोटल आपके जो है वो हो जाएंगे, अगर आपको इसको लिखेंगे तो 3.25 लिखें, या 3 1/4 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 15/60 हमने आपको करके बताया था, 15 चौका 60, 1/4 आ रहा है, तो 4 13/4 ही आ जाएगा। कितना, 13/4, तो नीचे 13 ऊपर 4। अब इसको आप यहाँ पर कटेगा तो काट लेंगे, नहीं क्योंकि काटना नहीं है, आंसर आपका इसी फॉर्म में दिया है। और देखिए यहाँ पर अब आपको कुछ करना ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में डिवाइडेड बाई 13 है, और यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब में 11 है, तो कोई सा भी आंसर नहीं होगा। डिवाइडेड बाई 13 एक में ही है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर यूँ ही आपका आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 एंड 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया। देखिए अगर रोम्बस के डायगोनल हमें दिए हुए हैं तो उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ डायगोनल हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, बस इतना करना है और आंसर आपके हाथ में है। तो हाफ इंटू 24 इंटू 13, आंसर आ जाएगा 2 से आपका 12 बार, और 12×3 = 36, यूनिट डिजिट से आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट टास्क इन 18 डेज। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो 18 दिन में कर लेते हैं। बी अकेला उस काम को 72 दिन में करता है, ठीक है, बी अकेला 72 दिन में करता है। सबसे पहले देखते हैं कि काम कितना है, तो काम जो है दोनों का एलसीएम यानी कि 72, 18 चौक 72, इन दोनों की एफिशिएंसी है। बी की एफिशिएंसी 72 एकम 72 1 हो जाएगी। देखिए बी की 1 है, दोनों की 4 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी आपकी 3 हो जाएगी। अब इसने कहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 72 काम है, एफिशिएंसी 3 है, तो 72 डिवाइडेड बाई 3, 24×3 = 72, 24 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, while traveling a distance of 82 km, a person noticed that after cycling for 4 hours and 15 minutes, the distance he had covered was 7/6 of the remaining distance. Find his speed. 82 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने नोटिस किया कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, जो बची हुई दूरी है, उसका 7/6 थी। तो उसकी चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या माना कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपकी x किलोमीटर बची हुई है, ठीक है, और 82 किलोमीटर तय करने के बाद उसे ऐसा लगा कि अभी जो दूरी बची हुई है उसने उसका 7/6 ही क्या है, कवर किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 82 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, सॉरी
82 उसकी टोटल डिस्टेंस है जो उसको कवर करनी है, लेकिन 4 घंटे 15 मिनट तक दूरी तय करने के बाद उसे लगा कि जो बची हुई दूरी है उसका उसने सिर्फ अभी 7/6 जो है वो कवर कर लिया है। तो 82 टोटल है, हमने मान लिया रिमेनिंग एक्स है, और उसने जो कवर कर लिया है वो कितनी है, 7/6 ऑफ एक्स है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 7 6 13, 82 इज इक्वल टू 13x/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको x इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, 82 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 13। देखिए थोड़ा सा पॉइंट में आएगा आंसर, इसलिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ था। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन थी टफ, वैसे तो इसमें कुछ टफ नहीं था। तो ये जो आपकी यहाँ पर एक्स की वैल्यू आती है हमारी, ये आती है 37.84 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। एक्स हमने क्या माना था, एक्स माना था हमने रिमेनिंग डिस्टेंस, तो रिमेनिंग डिस्टेंस उसकी 37.84 यहाँ पर आई है। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 82 किलोमीटर, तो जो डिस्टेंस उसने कवर की है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड मैंने डीसी लिख दिया है, वो कितनी हो जाएगी, 82 में से हम 37.84 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चाल निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस कवर की है उसको निकालेंगे और जो हमारा टाइम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी स्पीड यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44.16 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस उसने तय की थी कितनी देर में, 4 घंटे 15 मिनट में। तो 4 घंटे 15 मिनट का मतलब फिर से वही 4 1/4 यानी 4 चौक 16 17/4। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ये है और हमारी जो टाइमिंग है वो ये है, तो स्पीड यहाँ पर आ जाएगी 44.16 डिवाइडेड बाई क्या है आपकी 17/4, तो 4 आपका ऊपर आ जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 10.39 किलोमीटर। ठीक है, 10.39 आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर आ जाएगा, और जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 10.4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और मैथमेटिक्स के लास्ट क्वेश्चन पर। द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट इन द क्लास इज 36। एवरेज मार्क्स 14 स्टूडेंट के 36 हैं। इफ मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल, अगर सबके मार्क्स को डबल कर दिया जाए तो डेफिनेटली आपका जो एवरेज है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा। अगर सबके मार्क्स को डबल किया जा रहा है तो आपका जो औसत है, जो एवरेज है, वो भी यहाँ पर डबल हो जाएगा। 36 इंटू 2 यानी कि 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। इस तरह से मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज वाले, तो देखते हैं इंग्लिश का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शी हार्डली एवर कंप्लेन्स अबाउट हर वर्कलोड। यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग बताना है, तो क्वेश्चन टैग यहाँ पर क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन आपका नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो हमने आपको बताया था हार्डली, सेल्डम, बेयरली, इस तरह के जो वर्ड्स आ जाते हैं वो आपके नेगेटिव बना देते हैं सेंटेंस को, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आपका यहाँ पर नहीं होगा। शी हार्डली एवर कंप्लेन अबाउट हर कंप्लेन्स अबाउट हर वर्कलोड, तो आपका सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा डज शी। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द टीचर स्पोक डैश टू काम दी नर्वस स्टूडेंट बिफोर द एग्जाम। तो टीचर ने कैसे बोला होगा नर्वस स्टूडेंट को काम करने के लिए। ठीक है, इम्पेशेंटली, एंग्रीली, लाउडली या फिर जेंटली। इम्पेशेंटली बोलेगा तो बच्चे काम नहीं होंगे, एंग्रीली बोलेगा तो और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे, लाउडली टीचर अगर बोलेगा तब भी बच्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फर्क पड़ने से मतलब भी वो काम नहीं होंगे, मतलब वो शांत नहीं होंगे, उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। जब टीचर जेंटली, प्यार से उनसे बात करेगा तो वो और बिफोर एग्जाम ये जरूरी भी है कि बच्चों से आप कामली बात करें, जेंटली बात करें, जिससे कि उनका मन जो है वो शांत हो सके। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बेस्ट चॉइस होगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो पहला है आपका परसर्विरेंस। देखिए पहला ही आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया। परसर्विरेंस कुछ नहीं होता है, आपका परसिवरेंस होता है। ठीक है, स्पेलिंग आपकी VERANCE, यहाँ पर इसने SER लिखा है जो कि गलत है, SEV होगा। ठीक है, परसिवरेंस का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए एकदम परसिस्ट होना, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लेना, पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर लेना कि ये इस बार करना ही है। जैसे कि आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि 2026 में आपको DSSB में जॉब लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्टली हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी एकदम ठीक है आपका। ब्यूरोक्रेसी कहते किसे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी कहते हैं जो आपका गवर्नमेंट सिस्टम होता है उसको। और उसके बाद क्या है आपका सबटिलिटी, इसको क्या कहते हैं, ये होता है आपका जो डेलिकेसी होती है उसको कहते हैं कॉन्शांसियस कहते हैं आपका विशिंग टू डू व्हाट इज राइट, जो चीज़ ठीक हो उसको करने की इच्छा जताना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। द जनरल आर्टिकल मस्ट बी सबमिटेड बाय फ्राइडे डैश इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर पब्लिकेशन। यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है, अदरवाइज, नॉट, बट या फिर डेस्पाइट। देखिए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर कह रहा है कि जनरल आर्टिकल जो है वो आपको फ्राइडे तक सबमिट करना होगा, नहीं तो इट विल नॉट बी
कंसिडर्ड, ये बात यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट को पॉइंट आउट करने की बात है तो वो आपका अदरवाइज से होगी, ठीक है। अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर पब्लिकेशन, नहीं तो ये पब्लिकेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके जो पैराग्राफ के सेंटेंसेज हैं उनको जंबल ऑर्डर में दिया है और आपको इनको सही ऑर्डर में लगाना है। S1 और S6 जो है वो आपके यहाँ पर फिक्स है, बीच में जो 4 हैं आपके PQRS उनको आपको यहाँ पर मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। कैस्टल्स वर ओरिजिनली बिल्ट इन इंग्लैंड बाई नॉर्मन इन्वेडर्स इन 1066, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या है, P है, द कैस्टल्स ही बिल्ट, कौन बिल्ट, अब ये नहीं बताया इसने, ठीक है। इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में बना था लेकिन ये नहीं बताया गया कि किसने बनाया था। अब यहाँ पी में क्या कह रहा है कि द कैस्टल ही बिल्ट किसने बनाया, यानी कि किसी ना किसी ने बना चुका है पहले ऑप्शन में, उसकी बात यहाँ पर आ चुकी होगी। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आंसर हमारा पी से तो स्टार्ट नहीं होगा। जब तक हमारे पास नाउन नहीं होगा तो हम प्रोनाउन का यूज़ कैसे कर लेंगे, जब हमें नाउन का ही नहीं पता तो हम प्रोनाउन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पी से हमारा सेंटेंस जो है स्टार्ट नहीं हो सकता। ट्रूप्स वर समन टू ऑर्गेनाइज अराउंड एंड डिप्लॉयड फ्रॉम कस्टल्स, तो ये भी क्या है आपकी कहीं ना कहीं एक बीच की बात है, ठीक है। आर की अगर बात करें तो कैस्टल्स आल्सो सर्व एज बेसिस ऑफ ऑपरेशन फॉर ऑफेंसिव अटैक। अच्छा एस देखते हैं, एज विलियम द कॉन्करर एडवांस थ्रू इंग्लैंड ही फोर्टिफाइड की पोजिशंस टू सिक्योर द लैंड एंड ही हैड टेकन। तो देखिए यहाँ पर बात हुई है विलियम की, तो विलियम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा, तो ये कनेक्ट कर रहा है पहले वाले से, ठीक है। S1 से ये डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो रहा है। दिस लॉजिकली फॉलो द इन्वेजन ऑफ S1, यानी S1 में जो आपका इन्वेजन है, इन्वेडर है, वो इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटेंस जो है वो हमारा S1 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, S आएगा। अब S से आपका एक ही स्टार्ट हो रहा है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस के बाद आएगा आपका पी क्या है, द कैस्टल ही बिल्ट ही, अब यहाँ पर ही एकदम परफेक्ट है क्योंकि पहले विलियम का नाम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ही बिल्ट अलाउड द नॉर्मन लॉर्ड्स टू रिट्रीट टू सेफ्टी व्हेन थ्रेटन्ड बाय इंग्लिश रिबेलियन, तो ये इसके बाद पी आ गया। पी के बाद यहाँ पर आर क्या है, कैस्टल ऑल्सो सर्व्ड एज बेस ऑफ द ऑपरेशन फॉर ऑफेंसिव अटैक। अच्छा ये बिल्कुल सही है, ये इसको क्या है आपका ये इसको यहाँ पर फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कि उसकी जो ऑफेंसिव रोल है कैस्टल का उसको इसने यहाँ पर बताया है। उसके बाद क्यू में क्या है आपका, कैस्टल्स ऑल्सो सर्व्ड एज, अच्छा पी क्यू, आर के बाद आ जाएगा आपका क्यू, ट्रूप्स वर समन टू ऑर्गेनाइज अराउंड एंड डिप्लॉयड फ्रॉम द कैस्टल, तो बिल्कुल सही आपको यहाँ पर SPR क्यू हो जाएगा, SPR क्यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब एज अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइंस एज अ हॉबी शी हैज अ वास्ट कलेक्शन, शी हैज ए वास्ट कलेक्शन, शी हैज़ ए वास्ट कलेक्शन, ये आई थिंक क्वेश्चन जो है ये आधा रह गया, ठीक है। तो जो हमारे काम की चीज़ थी वो हालांकि हमें मिल गई है, क्या है, अ पर्सन हु कलेक्ट कॉइन एज ए हॉबी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें अंडरलाइन वर्ड का जो है मीनिंग वही बताना था, तो वो आपका क्या है, न्यूमिस्मेटिस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्यूरेटर किसे कहते हैं, क्यूरेटर हमने आपको बताया था कि जो म्यूजियम में चीज़ों को मैनेज करता है उसको क्यूरेटर कहते हैं। इन्विजिलेटर आप जानते हैं कि जब आपका एग्जाम होता है जो आपकी देखभाल करते हैं, कहीं आप नकल ना कर लें या फिर कोई ऐसी गतिविधि ना कर रहे हो जो ऑफेंसिव हो तो उसको इन्विजिलेटर कहते हैं। शॉफियर किसे कहते हैं, जो आपका प्राइवेट ड्राइवर होता है, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी के लिए जो आप ड्राइवर रखते हैं उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप कह रहा, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल द ऑप्शन गिवन बिलो। दिस इज द डैश नोवेल आई हैव एवर रेड। आई हैव एवर रेड जब भी यूज होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज के लिए होता है जो उसने पहले कभी ना की हो या पहले कभी की हो, तो इट्स डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर अनपैरेलल्ड। तो इसने कहा कि ये एक ऐसा नोवेल है, ठीक है, ये एक ऐसा नोवेल है कि मैंने कभी इससे पहले ऐसा पढ़ा ही नहीं है, कि पहले मैंने शायद ही कभी ऐसा पढ़ा हो। आई हैव रेड का मतलब ये होता है। तो इंट्रीगिंग का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, या एक वर्ड इसके लिए आता है बहुत ही ज़्यादा पेचीदा। कोई कोई नोवेल ऐसा होता है जो आपके समझ में ही नहीं आता, इतना ज़्यादा पेचीदा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि आप उसको समझने में आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो इसके लिए क्या जाएगा, मोस्ट आएगा, कि सुपरलेटिव डिग्री की यहाँ पर बात हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये इसने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि शायद ही पहले कभी पढ़ा, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Select the most appropriate one-word substitution for the underlined segment in the given sentence. Our society often stereotypes a superhero as the person who is all powerful. Who is all powerful वो क्या कहते हैं? But it is crucial to have
सम फ्लॉज टू मेक देम ह्यूमन। आर्बिट्रेटर बिल्कुल नहीं, ओमनीसिएंट बिल्कुल नहीं, ओमनीपोटेंट जी हाँ बिल्कुल। ओमनीपोटेंट कहते हैं, ओमनी कहते हैं ऑल और पोटेंट मतलब पावरफुल, जो ऑल पावरफुल हो उसको ओमनीपोटेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका क्या है, गॉड के लिए भी यूज होता है, मतलब गॉड के लिए तो ये तीनों ही यूज होते हैं। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर किसे कहते हैं, जो आपका मतलब मध्यस्थ होता है, जो आर्बिट्रेटर मतलब जो वक्ता होता है आपके बीच में, दो लोगों के बीच में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस। आयुर्वेदिक थेरेपी कैन मेक यू फील यंग एंड रिफ्रेश। तो मेक यू फील एंड यंग एंड रिफ्रेश, इसके लिए क्या होगा, वीकन होगा, वीकन तो नहीं हो सकता, वियरी भी नहीं हो सकता, एग्जॉस्ट भी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर देखिए हमें पॉजिटिव वर्ड लेना, और पॉजिटिव वर्ड होगा आपका रेजुविनेट। रेजुविनेट का मतलब क्या होता है, रेजुविनेट का मतलब होता है टू मेक समवन और समथिंग लुक और फील यंगर और फ्रेश और मोर लाइवली। जो चीज़ आपको मोर फ्रेश और मोर यंगर या फिर मोर लाइवली फ्रेश फील कराए उसको रेजुविनेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। आपको यहाँ पर बताना है द कॉन्फ्रेंस बिगिंस एट 10 AM। ठीक है, बिगिंस आ रहा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव आएगा। चारों ही ऑप्शन आपके नेगेटिव है, तो डजंट इट आएगा, डज इट आएगा, डज इट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, इजंट इट होगा नहीं, और डिडंट इट भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस तरह से इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। चलते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन पर, जिसके हमको यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही क्रिया विशेषण का चुनाव करके वाक्य को शुद्ध करना है। वह अचानक विद्यालय से आ गई। तो देखिए अचानक कुछ नहीं होता है, अचानक सही है, अचानक गलत है, अचानक गलत है, और अचानक गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, ये आपको बताना है। जीवन यापन के पर्याप्त साधनों के अभाव में मनुष्य विवश होकर अनुचित साधनों का प्रयोग करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो त्रुटि है वो यहाँ पर देखिए, देखने में आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड में है, वो क्या है आपका, वो है आपका अनुचित। अनुचित नहीं होता है, ये होता है आपका अनुचित। ठीक है, मात्रा जो है वो आपकी छोटे ऊ की आती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करना है जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो नीचे का मतलब हमने आपको एक बार बताया था पिछले मतलब काफी पहले, तो अधो कहते हैं नीचे को, और ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर को, ऊर्ध्व। ठीक है, तो अधोलिखित यानी कि नीचे लिखित, आपने देखा भी होगा कई बार क्या होता है कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो अधो हस्ताक्षरी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संहिताक्षर ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। अनुलेखक की अगर बात करें तो अनुलेखक कहते हैं जो किसी के लिखे हुए को दोबारा लिखे। ठीक है, और अधिप्रमाणक कहते हैं जो किसी चीज को प्रमाणित करे। ठीक है, जो चीज किसी को प्रमाणित करे उसको अधिप्रमाणक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द जो पूर्ण रूप से शुद्ध है उसका चयन करना है। समाज और साहित्य और समाज में असहिष्णुता तथा प्रतिशोध की भावना निरंतर बढ़ रही है। इस वर्ड का सही जो वर्तनी है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए असहिष्णुता जो है वो यहाँ पर आपका वैसे तो सही लिखा है, बस इसमें गलती है कि जो ऊ की मात्रा है वो यहाँ पर बड़े ऊ की है, इसमें बस छोटे ऊ की मात्रा आनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, असहिष्णुता। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ न सूझना, सोचने की समझ शक्ति का लोप हो जाना, बहुत कोशिश करके कार्य करना, किसी वस्तु पर ध्यान न देना, ये गलत हो जाएंगे। गहरा और घना अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझना, इसको कहते हैं गहरा और घना अंधेरा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है बाजार गर्म होना। बाजार गर्म होना आपने बहुत बार सुना होगा, शोरगुल होना, अधिक प्रचार होना, नुकसान होना, या फिर रौनक होना। तो बाजार गर्म होने का मतलब होता है, देखिए आजकल ऐसी अफवाह से बाजार गर्म है, ये कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि उसकी चर्चा से क्या है बाजार गर्म है। तो किसी की चर्चा होना बहुत ज्यादा, तो चर्चा होना यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तरह से उसका प्रचार होना। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विशेषण शब्द का चुनाव करना है, वाक्य को शुद्ध बनाना है। मेरे लिए काई, अच्छा ये यहाँ पर क्या है, इस शब्द के लिए आपको यहाँ पर सही शब्द का चुनाव करना है, सही विशेषण का। मेरे लिए काई पुस्तक ले आना, तो काई पुस्तक कुछ नहीं होता, कई पुस्तक, नजरें, कौन या कैसी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कई पुस्तक, मेरे लिए कई पुस्तक ले आना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। सुदेश गरीबी के कारण अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, तो झोपड़ी का आपको पर्यायवाची बताना है। झोपड़ी का घर, घर भी हो सकता है, गिरी, गिरी कहते हैं आपके पहाड़ को।
कुटी, कुटी कहते हैं आपके झोपड़ी को, बिल्कुल सही है आपका। कुटी या फिर कई बार इसको कुटिया भी कहा जाता है, कुटिया। ठीक है, महल नहीं हो सकता है, महल तो इसका क्या है, विलोम हो जाएगा। झोपड़ी होती है एक बहुत ही टूटी फूटा सा घर, लकड़ी का, बांस का, और महल तो आप जानते हैं महल इसका एकदम अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए वाक्य के खंड को सही क्रम में लगाना है। बहुत दूर तक प्रभावित है, तो एक से तो आंसर आपका शुरू नहीं होगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आधुनिक दृष्टिकोण नवीन मानवता, नहीं, रविंद्रिक मानवतावाद से नवीन मानवतावाद बहुत दूर तक प्रभावित है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सबसे पहले आएगा 2, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आधुनिक दृष्टिकोण, 2 के बाद आएगा आपका 3, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसके बाद आएगा आपका 4, नवीन मानवतावाद, रविंद्रिक रविंद्रिक मानवतावाद से, जो नवीन नवीन मानवतावाद है वो नवीन रविंद्रिक मानवतावाद से बहुत दूर तक प्रभावित है। तो क्या आ जाएगा आपका, 5 के बाद 1 आएगा, तो 5 के बाद 1 आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। गाँव के चोर बोड़ों की खुदाई करके नित्य नई कीमती वस्तुएं ले जा रहे थे। तो गांव के चोर सही है, ले जा रहे थे सही है, बाड़ों की खुदाई करके सही है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है कीमती, कीमती ये गलत है। इसकी जो सही वर्तनी होगी वो जाएगी आपकी कीमती। कोई भी कीमती वस्तु है उसकी जो वर्तनी है वो आपकी ये होगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो जाते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट के भी 50 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही जल्द जो 2026 में पेपर होने स्टार्ट हो गए हैं उनको भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे, और उनके भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन के ही प्रैक्टिस सेट के रूप में उनको आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।